आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज़ के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन का किया शुभारंभ। मोदी की गारंटी का भी किया जिक्र। मथुरा में शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर बोले मौलाना खालिद रशीद। कभी भी किसी दूसरे की जमीन पर मस्जिद नहीं बनाते मुसलमान। अयोध्या पहुंचे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने की विकास कार्यों की समीक्षा। बोले 5 दिन के अंदर खिलकर सामने आएगी रामनगरी। सभी काम वक्त से पूरे होंगे। और सोनभद्र में 1 साल तक बीजेपी विधायक रामदुलार करता रहा नाबालिग से दरिंदगी। 9 साल बाद दोषी करार जा सकती है विधानसभा की सदस्यता। आई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के अगबेलपुर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी का निरीक्षण भी किया। बता दें कि जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम बुध के दिन होना था, लेकिन देश की अलग अलग रियासतों में चुनाव के बाद हो रहे शपथ ग्रहण समारोह में उनके शामिल होने की वजह से प्रोग्राम को लेट किया गया और आगे के लिए टाल दिया गया। प्रोग्राम टलने के बाद भी अधिकारी जहानागंज ब्लॉक के अगबेलपुर गांव में अपनी तैयारियां मुकम्मल करने में जुटे रहे। बुधवार को जैसे ही उनके आने का कार्यक्रम तय हुआ, अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम मैदान में उतर गई। एक तरफ लोगों के बैठने के लिए टेंट, कुर्सी आदि लगाने के साथ ही मंच का निर्माण किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ अगबेलपुर और महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय परिसर में हेलीपैड का निर्माण शुरू हो गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज आजमगढ़ का भाग्योदय हुआ है। साथ ही उन्होंने मोदी की गारंटी का भी जिक्र किया। आज आजमगढ़ का तो भाग्योदय हुआ है। भोजपुरी के अच्छे कलाकार को आपने अपना सांसद बनाया है, तो विकास आपके यहां तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई सोचता था आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनेगा। अभी हम इसके बाद विश्वविद्यालय का ही निरीक्षण करने जा रहे हैं और बहुत शीघ्र जनवरी माह में उसका निर्माण कार्य पूरा करने के बाद भव्य उद्घाटन की भी तैयारी करने जा रहे हैं। कोई सोचता था आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनेगा। कोई सोचता था ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ होते हुए जाएगी और आजमगढ़ की पूरी कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ करेगी। कोई सोचता था कि आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय भी बनेगा और कोई सोचता था कि यहां पे 1,09,000 से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। कोई सोचता था 7 लाख प्रधानमंत्री किसान सम्मान। अयोध्या में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा की और 15 दिन के अंदर उन्होंने कहा कि अयोध्या जो है वो खिलकर सामने आएगी। सभी कार्य वक्त से पूरे करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। बता दें कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद का बयान सामने आया है। 22 जनवरी को भगवान राम के लला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। उससे पहले जो यहाँ योजनाएं चल रही हैं सभी के समय सीमा तय कर दी गई है। जो सड़कें हैं, जो सुंदरीकरण का कार्य है, सेतु है, रेलवे ओवरब्रिज है, उसके कार्य हैं, जो बिल्डिंगों के काम है, उन सभी के लिए समय सीमा बांध दी गई है। सभी काम समय सीमा के अंदर कराए जाएंगे। आने वाले 15 दिनों में अयोध्या नगरी खिलकर सामने आएगी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप अयोध्या नगरी का कायाकल्प किया गया है। अयोध्या करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहां पर वर्ल्ड क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बैठक में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, विधायक अमित सिंह चौहान और संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। और इसके दृष्टिकोण में रखते हुए जो कार्य यहाँ लोक निर्माण करा रहा है वो गुणवत्ता के आधार पर और ये अयोध्या नगरी का जो कायाकल्प किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में, हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है योगदान देने।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की इजाजत दे दी है। अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे की मंजूरी देते हुए इस विवाद पर कमिश्नर नियुक्त करने को कहा है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रमुख मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने प्रतिक्रिया दी है। शाही ईदगाह मामले को लेकर इससे पहले भी लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रखने के लिए कहा है। इसी की बुनियाद पर इसमें सुनवाई चल रही है। हम मुस्लिमों का यही स्टैंड है कि हम लोग किसी की दूसरी जमीन पर मस्जिद नहीं बनाते हैं। आप सब जानते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी मौजूद है, जिसके तहत ये कानून बनाया गया है कि किसी भी पूजा स्थल पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। हम लोग हमेशा कोर्ट के फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ तक मथुरा ईदगाह का सवाल है तो आप सब जानते हैं कि ईदगाह कोई आज नहीं बनाई गई है, सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी ईदगाह है। और कभी भी मुसलमान अपनी कोई भी इबादतगाह, चाहे मस्जिद हो चाहे ईदगाह हो, किसी की भी दूसरी ज़मीन पर कब्ज़ा करके नहीं बनाते हैं, क्योंकि उस पर एज़ पर इस्लामिक लॉ वहाँ पर इबादत करना ही जायज़ नहीं होता है। लिहाजा मुसलमान कभी भी किसी की भी दूसरे की ज़मीन पर इबादतगाह तामीर नहीं कर सकता है। और दूसरा अहम मसला ये है कि आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एग्जिस्ट कर रहा है, और एज़ पर दिस एक्ट अब कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप का मसला नहीं उठाया जाना चाहिए। और जो स्टेटस 1947 को था वही सब तमाम प्लेसेस का होना चाहिए। और उसके बावजूद भी ये मसाइल बार बार क्यों आ रहे हैं, ये एक बड़ा। जौनपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत नगरपालिका परिषद और डूडा द्वारा लाल दरवाजा में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी पीएम स्वनिधि योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान योजना, श्रम विभाग की योजना सहित केंद्र सरकार के प्रदेश सरकार की हर जन कल्याणकारी योजनाओं से देश का हर गरीब लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास के तहत जहां शहरी गरीबों को छत मुहैया हो रही है, वहीं इन्हें सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से फ्री में राशन भी मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली है और हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर परिषद, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, हर क्षेत्रों में ये जा रही है। और जो कल्याणकारी योजना चल रही केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, उन कल्याणकारी योजनाओं का उन लोगों को प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। और मेरी कहानी मेरी जुबानी जो लोग पाए हैं वो लोग खुद अपना वक्तव्य देते हैं कि हमको सरकार की ओर से क्या क्या मिला, क्या क्या। और नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दुधी से भाजपा विधायक रामदुलार गौंड को दोषी करार दिया गया है। साथ ही न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। 15 दिसंबर को भाजपा विधायक को सजा सुनाई जाएगी। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा मिली तो रामदुलार गौंड को विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी। नाबालिग से 4 नवंबर 2014 में रेप का मामला सामने आया था। 9 सालों से सुनवाई अदालत में चल रही थी। सोनभद्र के दुधी विधानसभा इलाके से भाजपा विधायक रामदुलार गौंड के मामले की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला जज प्रथम एहसानुल्लाह खान की अदालत MP-MLA कोर्ट में हुई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विधायक को दोषी करार दिया और जेल भेजने का आदेश दिया। दरअसल नाबालिग से 4 नवंबर 2014 को दुष्कर्म का मामला सामने आया था। तब रामदुलार गौंड प्रधान पति थे। बाद में भाजपा से टिकट मिला और चुनाव जीतकर विधानसभा लखनऊ पहुंच गए। म्योरपुर थाने में दर्ज मुकदमे के मुताबिक रामदुलार ने नाबालिग को धमकाया और 1 साल तक दुष्कर्म करता रहा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना करने के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। 8 दिसंबर 2023 को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस कर अपना पक्ष रखा था। अदालत ने 12 दिसंबर को आदेश की तिथि तय की थी। इसे लेकर मंगलवार को अदालत में गहमा-गहमी का माहौल रहा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस बीच अदालत ने दोषसिद्ध भाजपा विधायक को न्यायिक अभिरक्षा को लेकर जिला कारागार गुरमा भेज दिया। अदालत इस मामले में 15 दिसंबर को सजा सुनाएगी और अगर ये सजा 2 साल से ज्यादा की होती है तो दुधी विधायक रामदुलार गौंड की विधानसभा की सदस्यता भी खत्म हो सकती है। हालांकि 15 दिसंबर को फैसले आने के बाद इसका निर्धारण हो सकेगा।
और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीसी बनर्जी हॉस्टल में रह रहे एक छात्र का बम बनाते वक्त विस्फोट होने से दाहिना हाथ बुरी तरह से घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेश कुमार यादव ने बताया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमए का छात्र प्रभात यादव पीसी बनर्जी छात्रावास में रहता है। वो बम बना रहा था, तभी अचानक बम ब्लास्ट हो गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने बताया कि छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी ने बताया कि इस घटना में एक अन्य छात्र को भी मामूली चोटें आई हैं। पुलिस तहरीर के आधार पर प्रभात यादव के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और जिला संबल की चंदौसी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में महिलाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के मकसद से जिला संभल की चंदौसी में बंदायू रोड पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 2 पहिया वाहन की अग्रणी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प नामक कंपनी पहुंची। इस रोजगार मेले का आयोजन खासतौर पर महिलाओं को रोजगार के मौके प्रदान करने के और उन्हें सशक्त बनाने के लिए किया गया। इस मामले में जानकारी देते हुए नोडल राहुल कुमार शर्मा ने बताया कि इस रोजगार मेले में महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त करना इस रोजगार मेले का अहम मकसद है। यहाँ पे चंदौसी गवर्नमेंट आईटीआई में हमें आईटीआई द्वारा इनवाइट किया जाता है और हर साल कम से कम हमें जैसे हम कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अपने गर्ल्स को अपना प्रायोरिटी देते हैं कि उनको कैंपस अपना अरेंज करें ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अभी फिर भी रिक्वायरमेंट जो यूपी से है कि हमें कमी मिलती है, हम कोशिश फिर भी कर रहे हैं महिलाओं में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की और रोजगार उनको प्रोवाइड करवाने की। सर अभी करीबन 25 अराउंड अपने छात्राएं होंगी भी जो भी एग्ज़ाम दे रही है। सर हम लोगों की जो प्रायोरिटी होती है वो रोजगार मेले हर मंथ में हम कराते रहते हैं, जिसमें जो ये कंपनी है ये केवल स्पेशल महिलाओं के लिए होती है। महिलाओं के दृष्टिगत, क्योंकि ये संबल डिस्ट्रिक्ट से हम जो बाहर भेज रहे हैं तो इनकी प्रायोरिटी में हम लोग भी चाहते हैं कि सेफ्टी पर्पज़ से और गार्जियंस के पर्पज़ से ये वहाँ पर जाएँ। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक किशोरी के साथ उसके ही जीजा ने रेप किया। फिर जब गर्भ ठहरने पर ट्यूमर का बहाना बनाकर किशोरी को कई महीने तक अपने घर पर रखा और उसका समय पूरे होने पर उसके एक निजी क्लिनिक में ले जाकर डिलीवरी करवाई। हद तो तब हो गई जब क्लिनिक के डॉक्टरों ने कथित तौर पर बच्चे को बेचने की कोशिश की। इसी दौरान बच्चे को बेचने को लेकर विवाद हो गया और ये बात CWC तक पहुंच गई। दरअसल चरवा थाना इलाके के एक गाँव में एक जीजा ने अपनी 14 साल की साली के साथ दुराचार किया। फिर पीड़िता को डरा धमकाकर मुंह बंद करा दिया गया। फिर जब वो गर्भवती हो गई तो अपने ससुराल वालों को गुमराह किया और बताया कि किशोरी को ट्यूमर हो गया है। इसके बाद अपने घर रख लिया। फिर जब डिलीवरी का वक्त पूरा हुआ तो पीड़िता के आरोपी जीजा ने सराय अकिल थाना इलाके के निजी अस्पताल जनता पॉली क्लिनिक में भर्ती कराकर उसका प्रसव करा दिया। फिर पीड़िता को इलाज के बाद उसके घर छोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी जीजा और निजी अस्पताल के 2 डॉक्टर संदीप सरोज और आशीष मिश्रा ने पीड़िता का प्रसव कराकर उसके नवजात को अस्पताल में रखकर बच्चे को बेचने की कोशिश की। इसी बीच पीड़िता ने अपने एक अन्य रिश्तेदार की मदद से मंजनपुर मुख्यालय स्थित CWC ऑफिस से संपर्क किया, जहां उसने आपबीती बताकर कमेटी से इंसाफ की गुहार लगाई। फिर सोमवार को सबूत और पीड़ित के बयान के आधार पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने रेप पीड़िता किशोरी के नवजात बच्चे को तस्करी के मामले में कड़ा एक्शन लिया है। देखिए, ये थाना चरवा का ये प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति पर अपनी साली से दुष्कर्म करने का आरोप और बाद में जो बच्चा पैदा हुआ नर्सिंग होम में उसको बेचने का प्रयास की बात सामने आई है। इस संबंध में थाना चरवा पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये प्रकरण और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने 10 साल की बच्ची के साथ रेप और उसका कत्ल करने के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। इस दौरान 55 साल के आरोपी सतीश चौधरी के पैर में गोली लग गई। इलाज के लिए पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि 7 दिसंबर को 55 साल के इस दरिंदे ने 10 साल की मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया और उसे मार दिया। ये मामला बुलंदशहर जिले के खानपुर इलाके का है। 7 दिसंबर को 10 साल की बच्ची लापता हो गई थी। इसके बाद उसके पिता ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने तलाश की तो उसकी लाश एक गन्ने के खेत में मिली थी। शव इस हालत में था जैसे उसे जानवर खा गए हों। पुलिस ने बताया कि उसके बाद लोगों को गन्ने के खेत में एक शव मिला। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। जांच में शव की पहचान ललित की बेटी के रूप में की गई। वह इस मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए आरोपी तक पहुंच गई और उसको गिरफ्तार कर लिया है।
की गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका शव दिनांक 11 तारीख को गन्ने के खेतों में गांव शेखपुर गढ़वा में ही प्राप्त हुआ था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार हत्या जो है उसकी पुष्टि हो गई थी, तो इसकी घटना के अनावरण के लिए कई विविध पुलिस की टीमों को लगाया गया था। इसी क्रम में जब सीसीटीवी कैमरों को देखा जा रहा था तो गांव का एक सतीश उक्त बालिका को ले जाता हुआ दिखा था। पुलिस ने पूछताछ। और बुलंदशहर में कोतवाली खुर्जानगर के निकट पुरानी तहसील रोड पर चलती बाइक से युवक ने लाखों की नकदी से भरा बैग चोरी कर लिया। घटना को अंजाम देकर शातिर चोर आसानी से फरार हो गया, लेकिन ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। थाने पहुंचे पीड़ित ने तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। बता दें कि चलती बाइक की डिग्गी से 5,75,000 रुपए की नकदी चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित सुनील शर्मा कोतवाली के सामने स्टाम्प बेकरी का काम करता है। बैंक में नकदी जमा कराने बाइक पर सवार होकर जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज और तहरीर के आधार पर पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। पश्चात मोटरसाइकिल में आज दिन भर की बिक्री से जो पैसे एकत्रित हुए थे उसे रख करके अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में ही एक अज्ञात युवक द्वारा उनकी मोटरसाइकिल से डिग्गी से वो पैसे थे वो निकाल लिए गए हैं। इस संबंध में तहरीर थाने पर प्राप्त हो गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के चेहरे प्रकाश में आए हैं। जल्द ही और बुलंदशहर में ऑपरेशन कन्विक्शन रंग लाया है। जिला पुलिस की जानिब से 211 मुकदमों में 211 आरोपियों को कोर्ट की सजा कराई गई है। वीडियो वायरल करने के साथ माफियाओं, गुंडों, लुटेरों, हथियारों और हिस्ट्री शीटर्स को सजा कराई गई है। साल 1999 से पहले के मामलों में 22 मुलजिमों को कोर्ट से सजा दिलाई गई है। एसएसपी के मुताबिक पुलिस की सतत पैरवी के मद्देनजर 211 मुलजिमों को सजा दिलाना मुमकिन हो पाया है। बुलंदशहर पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए ऑपरेशन कन्विक्शन का डाटा पेश किया है। ये जनपद बुलंदशहर पुलिस के द्वारा इस वर्ष 2023 में जो 11 महीने गुजर गए हैं, इसमें कुल 211 लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में उनको बुक किया गया है। 211 लोगों को सज़ा दिलवाई गई है जो किसी न किसी तरीके से अवैध असलहा रखते हैं। इसमें कुछ हिस्ट्री सीटर्स हैं, 211 में करीब 24 हिस्ट्री सीटर्स हैं और कुछ लोग जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वीडियो वायरल करते हुए दिख जाते हैं अवैध असलहे के साथ। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अन्य जो माध्यम हैं उनके तरीके से पाए गए। और उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में निष्कासित भाजपा नेता द्वारा जमीन हड़पने पर किसान बाबू सिंह के आत्महत्या करने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि एक बिल्डर ने स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व विधायक दिवंगत हनुमान प्रसाद कुरील का मकान हड़प लिया। यही नहीं, दबाव बनाने के लिए बिल्डर ने पीड़ित परिवार पर ही धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया। पीड़ित परिवार ने शिकायत जिलाधिकारी विशाखा जी से की तो उन्होंने जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है, जिसमें डीसीपी सेंट्रल, एसडीएम सदर, केडीए के सचिव शामिल हैं। मामले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व विधायक के परिवार की ओर से शिकायत मिली थी। जांच को विशेष दल नियुक्त किया गया है ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। कब्जा किया है। जो बिल्डर हैं उनके 2 बेटे हैं और इनके साथ उनकी वाइफ भी है। और गोपाल यादव यहाँ पे आते हैं, हम लोग को परेशान करते हैं, जान मान। उन्होंने ये बोला है कि हम आप लोग को सभी को मार डालेंगे, जान से मारने की धमकी दी है, जो कि हमने हर जगह खिलाफ थाने और हर जगह हम लोग। और उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को लेकर स्कूली छात्र छात्राओं ने साइकिल रैली निकालकर आम लोगों को ये संदेश दिया। शहर के दीप टाकिस तिराहे से आज स्कॉलर्स प्लेवेज इंटर कॉलेज के सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राओं ने साइकिल रैली निकाली। साइकिल रैली के माध्यम से जनमानस को ये संदेश दिया गया कि हमारे शहर में तेज़ी से प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में पर्यावरण बचाने के लिए हमें साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अपने शहर के पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए। और लोगों को भी ये जागरूक किया कि वो भी वाहनों का प्रयोग कम करें और साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। से संबंधित जो स्कॉलर्स इंटर कॉलेज के बच्चे रैली को दीप टाकी से स्टार्ट करके रतन स्टेडियम तक ले जाएंगे। क्या कार्यक्रम होगा? कार्यक्रम वहाँ स्पोर्ट्स कार्यक्रम है। ये रैली का मेन उद्देश्य यही है कि जनमानस को स्वच्छता और पर्यावरण का उपदेश देना। और उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में रामगंगा नदी पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। आपको बता दें कि एनजीटी और कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर कुछ भूमाफिया लोग पुलिस की मिलीभगत से धड़ल्ले से मुरादाबाद नागफनी इलाके के बुढ़िया
बाग स्थित रामगंगा नदी किनारे सरकारी ज़मीन को अवैध तरीके से मकान बनाने में लगे हुए हैं। आपको ये बता दें कि कुछ समय पूर्व सिंचाई विभाग के अफसर ने इसकी सूचना मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी को भी दी थी, जिसकी सूचना पर आला अधिकारी रामगंगा नदी किनारे पहुंचे थे और जेसीबी की मदद से अवैध तरीके से कब्जा की गई जगह को ध्वस्त कराया था। लेकिन फिर एक बार कुछ भूमाफिया लोग योगी सरकार के राज में बेखौफ होकर रामगंगा नदी पर कब्जा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं जब मीडिया रामगंगा नदी पर कवरेज करने के लिए पहुंचे तो अवैध रूप से कब्जा कर रहे लोग वहां से भाग निकले। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ भूमाफिया लोग रामगंगा नदी पर अवैध कब्जा करने में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इस मामले में आला अधिकारी संज्ञान लेते हैं। हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। रामगंगा में पहले भी कई बार बुलडोजर चल चुका है और रामगंगा में जो भूमाफिया हैं जो रामगंगा की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, ये एनजीटी और कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। पहले भी बुलडोजर चल चुका है। एक इकबाल नाम का कोई भूमाफिया है और अन्य कई भूमाफिया हैं जो रामगंगा की कई सौ गज जगह पर कब्जा कर रहे हैं। तो ये गलत है। रामगंगा हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और रामगंगा पर कब्जा नहीं होना। और उत्तर प्रदेश के रामनगरी अयोध्या स्थित सरयू नदी में बुधवार की देर शाम एक बुजुर्ग महिला ने पुराने पुल से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। जब पुलिस के सिपाहियों ने तत्काल रेस्क्यू कर उसकी जान बचाई। वृद्ध की पहचान शिवमूर्ति रमेश सिंह उम्र लगभग 60 साल के आसांद्रा तहसील हैदरगढ़ बाराबंकी के तौर पर की गई है। उसने पारिवारिक कलह की वजह से अयोध्या सरयू पुराने पुल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की है, जो कि ड्यूटी पर तैनात जल पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने बड़ी मशक्कत के साथ उसकी जान बचाई है। और उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के मुबारकपुर में विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी अल जमीयतुल अशरफिया के संस्थापक हुजूर हाफिज मिल्लत का 2 दिवसीय सालाना उर्स का पहले दिन चादरपोशी किया गया। शाम 4 बजे चादरपोशी के बाद मुल्क की अमन और शांति के लिए दुआ मांगी गई। वहीं राजनीतिक दल के लोग भी चादरपोशी की पहुंचे और पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रदेव राम यादव सपा नेता भी चादरपोशी करने के लिए पहुंचे। वहीं बसपा से पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने भी चादरपोशी की। शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि हाफिज मिल्लत साहब ने जो अमन और शांति का पैगाम आज भी मुबारकपुर उनके पैगाम को नहीं भूला है, बल्कि देश भर के लोगों के बीच भी उनका पैगाम गया है। वहीं पत्रकारों से वार्ता के दौरान शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा कि हुजूर हाफिज मिल्लत साहब वो शख्सियत थे जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के मिसाल थे। आज भी लोग उनके मज़ार के पास अपनी आस्था लेकर आते हैं और मन्नत मांगते हैं और दुआ भी करते हैं। इस मौके पर रूमी शेख, देवली उस्मान, अब्दुल्ला आज़मी और तमाम लोग मौजूद रहे। क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि भी ज़िंदगी यही थी, लोगों में मोहब्बत बांटना, तालीम बांटना। और मैं यही कहना चाहता हूँ आज के मौके पे कि अल्लाह करे कि इस देश में भी और दुनिया में अमन व अमान कायम हो, इंसान से मोहब्बत करे, तालीम की रोशनी फैले और लोग धर्म, जाति, मजहब, रंग, रूप इन सब आधार पर कोई किसी से नफरत ना करे, मिलजुल के प्यार है। और अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुबारकपुर अल जमीयतुल अशरफिया स्कूल में। जो अल जमीयतुल अशरफिया एक बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। आज जो है उससे हाफिज मिल्लत का पहला दिन है और पहले ही दिन आज जो है चादरपोशी होती है, जिसकी जो है गद्दे नशीन मौलाना सर प्यारा साहब ने जो अभी चादरपोशी करके यहाँ से रुखसत हुए हैं। और आप सामने देख सकते हैं कि हमारे हाथ के दाहिने साइड किस तरीके से जो है ये वहाँ पे हुजूर हाफिज मिल्लत की मज़ार शरीफ है, जो अपनी अपनी आस्थाएँ लेकर लोग यहाँ मौजूद होते हैं और जो जिसकी आस्थाएँ रहती है उस तरीके से उनकी आस्थाएँ पूरी भी होती है। यह सोच के सारे लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं। एकत्रित होने के बाद अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए चादरपोशी करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और जो जिसकी जो जैसे आस्था होती है अपनी आस्था पाने के लिए हर तरीके के लोग संभव प्रयास करते हैं। और यही आस्था लेकर देश विदेश से लोग ये हुजूर हाफिज मिल्लत के रोज़े पर आते हैं और यहाँ चादरपोशी और गुलपोशी होती है। आज जो है पहला दिन है और इस साइड दाहिने साइड हमारे देख सकते हैं ये आज़ादी जो मस्जिद है, ये जो है हुजूर हाफिज मिल्लत के नाम से एक मस्जिद भी है। आप देख सकते हैं कि इस मस्जिद का कितना खूबसूरत नज़ारा है और तमाम जो है लोग यहाँ पे अपनी अपनी आस्थाएँ से मौजूद हैं।
आप देख रहे हैं मुनसब टीवी के साथ संवाददाता सरफुद्दीन आजमी की खास रिपोर्ट। और बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेज़बान मोनी सनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुनसिफ टीवी के साथ।